एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके चैनल इजी मैथ्स में। और आज हम जो है क्लास 11th को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो पहला टॉपिक होगा दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इस लेक्चर में हम लोग सेट्स क्या होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और कौन कौन से टाइप के सेट्स होते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेट किसे बोलते हैं मैथ में। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। तो सेट क्या है? कुछ कलेक्शन है। कैसी चीज़ों का कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का या फिर एलिमेंट्स का। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि उसकी अच्छी खासी आपकी डिफिनीशन होनी चाहिए। आप कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आप लिख दें, है ना। आपको ऐसी डिफिनीशन देनी होगी उस सेट के लिए, आपको डिफाइन करना पड़े कि उस सेट के जब कोई भी एलिमेंट्स को लिखे, यानी कि उस सेट को जब लिखेगा तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं वो सेम ही आने चाहिए। अब जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी ने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब दुनिया में जिसने भी मैथ्स पढ़ी है वो सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब होता है। तो वो यही सेट लिखने वाले। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, फिर 2 से, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते 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 ये चलता ही रहेगा। अब देखिए, सेट को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो भी लिखेंगे ये एलिमेंट्स कहलाते हैं इस सेट के, ठीक है। सो दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 1 को 3 बार लिख दो, ठीक है। तो ये 3 1 डिस्टिंक्ट नहीं है, तो आपके लिए ना ये गलत है। आपको एक ही बार लिखना होगा। किसी ने मान लीजिए सेट लिखा 1 1 1 2 3, तो दैट इज रॉन्ग। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। ये सही तरीका होगा, क्योंकि क्या बोला गया है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब किसी ने बोला सेट ऑफ वॉवल्स, तो ये अच्छे से डिफाइंड है। आपको इंग्लिश के वॉवल्स बताने हैं, तो ये कोई भी वर्ड में लिखेगा ना तो ये यही लिखेगा AEIOU, क्योंकि यही वॉवल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। अब कोई बोल रहा है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 462। अब देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला जा रहा है प्राइम फैक्टर्स, यानी कि 462 तो जो भी नंबर डिवाइड करें उनमें से वही नंबर्स लिखने हैं जो कि प्राइम हो। अब देखिए, 1 तो डिवाइड करता है 462 को, लेकिन वी आर नॉट राइटिंग दैट बिकॉज 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इवन है। तो 2 देखिए इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए 2 आ गया। अब आप ऐड करें 4 + 6 + 2 तो 12 आ रहा है। 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 इसमें की डिविजिबिलिटी है। अब देखिए, 62 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो 4 यहाँ नहीं आ रहा है। 4 वैसे भी आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर 5 के लिए आपको पता है 5 और 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो 7 आया, फिर 11 आया, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये क्लियरली डिफाइंड है लाइक प्राइम फैक्टर। अब देखिए, कब ये वेल डिफाइंड नहीं होता है? क्योंकि हम लोग समझ गए कि एक सेट कुछ ऑब्जेक्ट से मिल के बनता है, यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिखा जाता है और वो जो भी लिखा जाता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड क्या नहीं होता है ये भी तो हम लोग समझें। तो वेल डिफाइंड क्या नहीं होता है? जब हम बोलते हैं गुड क्रिकेट प्लेयर्स। अब देखिए, गुड क्या है? गुड की कोई डिफिनीशन नहीं होती है। वो क्या हो सकता है कि सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर आपसे बोला जाए कि इंडिया के गुड क्रिकेट प्लेयर्स लिखो, अब कोई किसी को गुड समझता होगा, कोई किसी को बैड, दूसरा इंसान जो है जिसको आप बैड समझ रहे हो उसको गुड समझता होगा, क्योंकि इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है गुड और बैड की। ये आपके अंदर आपको कैसा फील होता है, लेकिन जैसा आपको फील होता है ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ दूसरों को भी फील हो। तो इसलिए इस तरीके की जो एम्बिगुअस टाइप की चीज़ें हैं, गुड क्रिकेट, बैड क्रिकेट प्लेयर्स या बैड कुछ भी, इस टाइप के जो एडजेक्टिव वाले वर्ड हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। तो क्या सेट नहीं है? तो जैसे अभी हम लोगों ने सीखा गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम। किसी ने बोला डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब देखिए, डिफिकल्ट भी जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सब लोगों के लिए वही टॉपिक्स मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट नहीं होंगे, तो ये सेट नहीं है। अब किसी ने बोला सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब इंटेलिजेंस की कोई डिफिनीशन नहीं है ना। किसी को आप इंटेलिजेंट समझते हो, कोई दूसरा नहीं समझेगा। क्या पैरामीटर है इंटेलिजेंट स्टूडेंट का? कोई पैरामीटर नहीं होता है ना। सेट ऑफ ऑल ऑनेस्ट पीपुल। अब ये भी एक दूसरे पे डिपेंड ही करेगा, कोई किसी को ऑनेस्ट समझेगा, कोई उसको डिसऑनेस्ट समझेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं दे आर नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट नहीं होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट टीम, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ क्रिकेटर एज गुड में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यही बात मैंने अभी आपको समझाई थी। अब देखिए, कोई भी सेट जब आप लिखते हो ना, उसको हम कैपिटल लेटर से नाम देते हैं उस सेट को। जैसे देखिए, यहाँ पे एक सेट दिया गया है, अभी पढ़ेंगे उसको क्या बोला जा रहा है, लेकिन देखिए उसको कैपिटल लेटर इक्वल टू, और फिर जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। अब उसके अंदर अगर मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकल वाली चीज़ें आई, अल्फ़ाबेट्स आए अगर, तो आपको फिर कैपिटल नहीं लिखना होगा, आपको स्मॉल लिखना होता है, ठीक है। इफ़ ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा
कि 2 क्या इस सेट का एलिमेंट है, तो आप लिखोगे 2 बिलोंग्स टू P। ठीक है, अब जैसे इसमें 10 नहीं है तो क्या बोला जा रहा है, 10 डज नॉट बिलोंग टू P। तो आप समझ गए, तो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं जो इसमें बिलोंग होता है उसको तो ये साइन लगा देते हैं बिलोंग्स टू, अब जो इसमें बिलोंग नहीं करता है उसको कट कर देते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम मैथमेटिशियन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखना चाहते, वो शॉर्ट में चीज़ों को ये बोल देगा ए डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ये जो एलिमेंट है इस सेट में नहीं आता है। अभी ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए जो है सेट का मेंबर है। अब किसी ने कहा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स। तो अब अगर किसी ने बोला कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, तो देखिए 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आपने अगर इसे लिखा तो आप लिखोगे सेट को 2 3 5 7 11। अब कोई अगर 13 लिखता है तो विल से कि भाई 13 तो इस सेट का मेंबर नहीं है, या 13 इसका ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेट का, तो आप इस तरीके का साइन लिख दोगे। अब एक क्वेश्चन और, सेट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। अब देखिए 210 को 2 डिवाइड किया, 3 डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है और 7 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो हम कहेंगे 3 बिलोंग्स टू P, 2 बिलोंग्स टू P, 5 बिलोंग्स टू P, 7 बिलोंग्स टू P, बट 10 डज नॉट बिलोंग टू P, क्योंकि 10 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, फैक्टर तो है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स को देख रहे हैं। अब कुछ सेट्स जो होते हैं जो कि मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम लगातार पूरी मैथ्स में यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें से जो पहला है दैट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 है ना, तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको हम लोग n से डिनोट करेंगे, कैपिटल N से। ठीक है, तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं। अब देखिए फिर W आ जाता है, जब हम उसमें जीरो भी ऐड कर देते हैं सेट के अंदर तो ये आ जाता है 0 1 2 3 और डॉट 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 डॉट। फिर आते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या आते हैं भाई, पॉजिटिव ही नंबर्स नहीं होते, नेगेटिव भी होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे, है ना। अगर केवल आपको सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव चाहिए तो आप जेड प्लस लिख देते हो, उससे हम समझ जाते हैं कि तो 1 2 3 4 5 6 के बारे में बात। जेड माइनस जब आप लिखते हो तो -1 -2 -3 सारे नेगेटिव लिखोगे आप। जेड जीरो जब लगा दोगे तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, जीरो नहीं लेना है, बाकी सब ले लो, यानी कि जेड में से हम लोग जीरो को हटा रहे हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। 10th में पढ़ा होगा रियल नंबर चैप्टर्स के अंदर, आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे वीडियोस उसके भी देख सकते हो। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग r से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स को हम लोग q से डिनोट करते हैं, और अगर r में से हम लोग q वाले सेट को हटा दे तो हमें मिलता है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, यानी कि √2 √3 √5 पाई e log 2, ये सब क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यहाँ तक तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, इनको हम लोग इंटायर मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को लिखने के दो प्रकार होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हूबहू वहीं पे उतार के लिख देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि हमें वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लिखने हैं, तो हम सारे वॉवल्स जो 5 हैं उनको लिख देंगे। तो जो बोला जाए वो आप लिख दो, सीधा लिख दो, ठीक है। तो उसे कहते हैं रोस्टर मैथड, लिस्टिंग कर दीजिए, आप लिस्ट कर दीजिए जिसको भी बोला जाए। लेकिन फिर क्या आता है सेट बिल्डर मैथड। तो कई बार क्या होता है, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं कि आप उनको लिख ही नहीं सकते हो, तो फिर हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो जरूरी नहीं है कि 5 हम लिख नहीं सकते थे, तो सेम ही एग्जाम्पल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्डर मतलब आप बना दीजिए सेट को बाय राइटिंग इट्स प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, डिस्क्राइब्स एलिमेंट बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिए हम लोग बोलेंगे x इज सच दैट x इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे हम लोग x को लिखना चाह रहे हैं, x कौन है उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी हम बताएंगे। हमें यहाँ पता चलता है कि x तो वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो देखिए हमने यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे नहीं, लेकिन हमने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी है, जिससे कि अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो उसको यही चीज़ मिल जाएगी। तो हम लिस्टिंग नहीं करते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो रोस्टर के अंदर देखिए क्या हुआ, हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इंक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेसेस में लिखा, अभी हम लोगों ने बात किया था कि कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सब एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा लगा के लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी ने कहा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिवाइडिंग 42, अब 1 डिवाइड कर रहा है उसको लिस्ट कर दिया, फिर 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, इसको 3 भी कर रहा है, 4 तो कर नहीं रहा है, 4 के टेबल में 42 नहीं आता है, फिर 6 कर रहा है, फिर 7 कर रहा है, 14 × 3 is 42, फिर 21 भी कर रहा है, फिर 42 भी कर रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स को देखिए हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब किसी ने कहा सेट ऑफ इंटीजर्स विद एब्सोल्यूट वैल्यू एट मोस्ट 2, यानी कि ज़्यादा ऐसे इंटीजर्स लिखे जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आए। एब्सोल्यूट मतलब मॉड लगा दो, तो जीरो तो जीरो ही होता है।
अब देखिए +1 का भी 1 होगा, -1 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगा, और ये 2 से कम भी है, तो इसलिए +-1 हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरीके से 2 और 2 भी एटमोस्ट 2 में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक यानी कम वाले ले सकते हो। आप कहोगे -1, तो देखिए -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब किसी ने बोला सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 4 6 8। तो जब हम सारे नहीं लिख पाते, हमें पता बहुत सारे पैटर्न जो होता है ना, तो हम लोग डॉट डॉट। अब आप अपने आप ही समझ जाइए कि 8 के बाद 10 आएगा, फिर 10 के बाद 12 आएगा, फिर 14 आएगा, तो ये नंबर इस तरीके से लगातार चलते रहेंगे। तो इस चीज़ को लिखने के लिए हमें डॉट 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 लगाना पड़ता है। तो ये जो अभी हम लोगों ने बात की, ये तो था रोस्टर मैथड। अब हम बात करने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ही लिख देते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर देखा, तो हमें लिखना होता है सेट ए का नाम, फिर उसके आगे लगाते हैं इक्वल, फिर लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, वहाँ एक एक्स लिखते हैं, फिर एक्स इज सच दैट, है ना, ये इज सच दैट का साइन है, फिर उस नंबर की प्रॉपर्टी लगा देते हैं जिसके कारण ये सेट बनाया जा रहा है। अब जैसे किसी ने कहा कि ए इज इक्वल टू एक्स इज दैट, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एक्स जो है इस तरीके के नंबर्स को ले रहा है। अब उसके बाद आता है एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, तो एन की वैल्यू ये सब हो रही थी, आपको इसका डबल करना है। तो यानी कि कोई इवन नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि 2 into 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 टाइम्स 6, और देखिए यहाँ पे इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो ये लिखते ही ये इसका रोस्टर फॉर्म है, हम समझ गए कि यही होगा। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर्टी के साथ लिख दिया, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन आपने अगर ऐसे है ना कुछ प्रॉपर्टी नहीं लिखी, सीधा एलिमेंट्स ही लिख दिए, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेट देखिए ऐसे लिखा गया, जहाँ पे लिखा गया एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, और एक्स कहाँ है, इंटीजर में। तो इंटीजर जैसे मान लीजिए मैंने 0 लिया, 0 का स्क्वायर किया 0 आ गया, 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1, -1 भी लिया तो उसका भी स्क्वायर 1 आया, 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4, -2 भी लिया तो उसका भी 4। तो इस तरीके से ये सबके स्क्वायर्स हैं। तो अगर मैं इस प्रकार से लिख दूँ तो ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, इसलिए रोस्टर फॉर्म कहेंगे। लेकिन ऐसे लिख दिया, प्रॉपर्टी के साथ लिख दिया, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज विच सेटिस्फाई मॉड x लेस दैन 4। तो अब देखिए मॉड x लेस दैन 4, यानी कि x में मॉड लगाओ और उसकी वैल्यू 4 से कम आ जाए। तो देखिए तो 3 है, 3 में मॉड लगाओ 3 आएगा, वो 4 से कम है। -3 भी लो तो उसका भी मॉड लगाओ तो जो है 3 आएगा। तो यानी कि x की जगह पर 3 और -3 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे -3 और 3 ले लिया, फिर हम उससे छोटे नंबर के लिए जाएंगे। 2 में मॉड लगाएंगे तो ऑब्वियसली 2 आएगा, तो वो 4 से छोटा है। देखिए -2 भी हम ले लेंगे, फिर हम 1 लेंगे, -1 लेंगे और 0, ये सब 4 से छोटी वैल्यू आएंगी। और सारे इंटीजर्स हमें बताने थे। अब देखिए मान लीजिए आपने गलती से 4 रख दिया, तो 4 जो है 4 से छोटा तो नहीं होता है, तो इक्वल होता है, जबकि यहाँ पे मॉड x लेस दैन 4 है, तो 5 तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, इसलिए बाकी के नंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं। तो ये था टैबुलर फॉर्म में जितने x इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको हमने देखिए यहाँ पे लिस्टिंग कर दी है। तो ये जो है ये सारे हमारे टैबुलर फॉर्म में बोला जाएगा। जब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, तो हमें बहुत आसानी होती है, हमें सब लिखना ही नहीं है। मैंने क्या किया, बस यही प्रॉपर्टी उतार दी देखिए, और उसके साथ कंडीशन है कि ये तो इंटीजर होने चाहिए, तो हमने लिखा x बिलोंग्स टू z, और साथ में दोनों कंडीशन होनी चाहिए, इसलिए एंड। और नहीं लगाएंगे, और मतलब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, यानी कि सारे इंटीजर भी लिख सकते हो और में मतलब, अथवा ये भी काम करेगा ये भी करेगा, समझे। एंड लगाए ना, ये भी होना चाहिए साथ में ये भी होना चाहिए, तो फिर आपको यही केवल एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे किसी ने कहा सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ दिस, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपने x को कॉमन ले लिया, फिर आया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -2 के फैक्टर्स आप सोचोगे 1 इंटू -2। क्यों मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए वो नंबर लिया ना जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बिगर, उसको माइनस के साथ रखा, और डायरेक्ट 1 और -2 इस तरह लिख दिया, x + 1 इंटू x - 2। तो रूट्स कौन है, इन्हीं को इक्वल टू 0 करो, तो देखिए 0 आ गया, यहाँ से -1 आ गया, यहाँ से 2, तो ये टैबुलर फॉर्म। और देखिए सेट बिल्डर तो बहुत ही आसान है, उसमें तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, आपको लिखना है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यही इक्वेशन लिख दीजिए, सॉल्व करेगा सेट लिखने वाला। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, 2x + 11 = 5। अब मान लीजिए मैं इसका टैबुलर फॉर्म लिखूंगा ना, तो मुझे x कोई भी रियल नंबर चलेगा जो इसको सेटिस्फाई करे, तो बहुत आसानी के साथ आप इसे सॉल्व करोगे। 15 - 11 करोगे, फिर 2x की वैल्यू 4 के बराबर आएगी, वहाँ से आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी। अब केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसलिए आप यहाँ 2 लिख दोगे। अब यहाँ देखिए x इज सच दैट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, एक तरफ लाओगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, x कॉमन लोगे, x - 1 तो 0 और 1, तो 2 एलिमेंट्स मिले, तो b इज इक्वल टू 0, 1। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेट की, कि द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन दैट मेक्स नो डिफरेंस, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे नेचुरल नंबर लिखना है, तो जरूरी नहीं है कि मैं 1 2 3 4 5 करते हुए ऐसे लिखूँ,
मैं लिख सकता हूँ पहले 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3 फिर 5 ऐसे डॉट करूँ तो भी वो नेचुरल नंबर ही है। सारे एलिमेंट्स बस आने चाहिए। अगर रिपीटिशन हो रहा है एलिमेंट्स का तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही लिखने होते हैं। जब आप ऐसा डॉट डॉट लगा देते हैं इसका मतलब कि अभी और भी नंबर्स आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेट के, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने एलिमेंट है सेट के उसके हिसाब से भी कुछ टाइप्स डिफाइन किया गया है। एम्प्टी सेट, अब कोई ऐसा सेट हो जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग केवल फाई लिख देते हैं, उसको फाई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फाई। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर लेस दैन 2, अब आपको पता है कि एक ही प्राइम इवन है दैट इज 2, अभी कह रहा है कि उससे भी कम बताओ, भाई ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई इसका सेट जो है वो फाई है, फाई नल सेट, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है जो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। फिर बात आती है सिंगलटन सेट की। सिंगलटन नाम से सिंगल, यानी कि ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे ये इसमें देखिए एक ही एलिमेंट है 5। फिर आते हैं फाइनाइट सेट, ऐसे सेट जिनकी आप गिनती कर सकें, या जितने भी हों, बहुत भी हों, लेकिन आपको पता हो कि आप बता पाओगे कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो वो फाइनाइट कहलाएगा। लेकिन ऐसे सेट जिनमें हम डॉट डॉट लगा देते हैं, मतलब ये लगातार चलता ही जा रहा है, हम बता ही नहीं सकते कितने हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग लें तो नेचुरल नंबर हो गया, या होल नंबर हो गया, या फिर इंटीजर्स हो गया, तो ये सारे जो भी सेट हैं ये इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। तो फाइनाइट में जैसे ये है 1, 2, 3, दैट इज फाइनाइट बिकॉज हमें पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब हम इनफाइनाइट की बात करते हैं तो फिर हमें पता ही नहीं होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने आ रहे हैं, तो हम बस सीधा लिख देते हैं भाई x इज अ नेचुरल नंबर। अब हमें मालूम नहीं कितने नेचुरल नंबर होते हैं, इसका किसी ने भी आज तक हिसाब नहीं निकाल पाया है, तो इसलिए इस प्रकार के जो सेट हैं दैट आर इनफाइनाइट। फिर एक और बात आती है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की। तो अभी हम लोग बात करेंगे भाई इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए दो सेट हैं A 1 2 6 7 और एक B सेट है 6 1 2 7, तो हम क्या करेंगे एक एक एलिमेंट पहले चेक करते हैं। 1 है इसके अंदर भी, 1 इसके अंदर भी, फिर इसमें देखा 6 तो इसमें भी देखा 6, इसमें देखा 2 तो इसमें भी देखा 2, तो इसमें भी देखा 7 तो इसमें भी देखा 7, तो अरे इसके अंदर 4 एलिमेंट, इसके अंदर भी 4, वो चारों एग्जैक्टली सेम। तो जब कोई सेट अपने एलिमेंट्स की वजह से बनता है तो A भी 6 1 2 7 की वजह से बना और इसमें भी 1 2 6 7, तो ऑर्डर तो कोई मैटर ही नहीं करता है, तो इसलिए A और B तो एग्जैक्टली सेम है। तो कोई ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स हो बहु सेम है तो उसे इक्वल सेट बोला जाता है। और ऐसे लिखते हैं हम लोग, जैसे ये A सेट था, ये B था, अब दोनों के एलिमेंट्स सारे के सारे सेम हैं तो ये दोनों सेट बोले जाएंगे इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो A के अंदर हैं और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के अंदर, वो इनफैक्ट कुछ भी हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो उन सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। उसके अंदर क्या एलिमेंट है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट उस सेट में कितने हैं। जैसे कि अगर A सेट हमारा 1 3 5 7 और B A B C D है, तो हम ये नहीं कह सकते कि A बराबर B है, क्योंकि देखिए इसमें तो नंबर है, इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो ये दोनों तो कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि A के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दोज आर 4। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक और भी चीज़ बोलते हैं हम लोग, कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। तो हम कहेंगे इस सेट की कार्डिनैलिटी 4 है। और देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से कि B जो सेट है इसकी भी कार्डिनैलिटी 4 है, तो जब दोनों की ही कार्डिनैलिटी 4 है तो हम लिख सकते हैं n ऑफ A, n ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। इस चीज़ को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो जरूरी नहीं कि इक्वल हों। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई कि इक्वल सेट क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसेट की। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं A और B, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो प्रेजेंट इन B सेट, जो भी एलिमेंट A के अंदर है वो सारे B के अंदर प्रेजेंट है, हो सकता है B में कुछ अलग भी हो, अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। तो देखिए यहाँ पे A के अंदर 1 2 3 4 है, B के अंदर सर्च करने जाओगे ना तो 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4। आई डोंट केयर कि आगे क्या है, लेकिन मेरे सारे एलिमेंट्स A के मिल गए, तो हम कहेंगे भाई A तो इसके सबसेट है। तो A उसका सिंबल क्या है, ऐसा इक्वल भी लगाते हैं हम लोग, A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो ये सिंबल आप जानते हो, दैट इम्प्लाइज भाई ऐसा हुआ कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पाए गए, तो हम बोलते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। तो बात समझ में आई। अब देखिए एक और बात होती है दैट इज प्रॉपर सबसेट। अब क्या होता है प्रॉपर सबसेट में कि दोनों कभी इक्वल नहीं है। जैसे इस केस में देखें तो A 1 2 3 4 है, तो देखिए आप B के बराबर नहीं है, तो फिर हम चाहें तो ये ना भी लगाएं तो चलेगा। ठीक है, तो अगर हमने ऐसे लिखा तो यानी कि भाई A सबसेट B का तो है लेकिन इक्वल नहीं है ना। अब क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एक सेट में C लिखता हूँ और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7,
और बी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई सी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो देखिए इक्वल है, ये इक्वल तो भी सबसेट बोलेंगे, तो ये सी। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, कुछ एलिमेंट आपके जो बड़ा वाला सेट है ना उसमें अलग होने चाहिए, तो फिर ये हटा देते। तो इस केस में ये हटाएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि भाई सी तो सबसेट है, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखने से प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इक्वल नहीं होगा फिर। तो आई थिंक समझ में आया। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए जो है ए का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, एम्प्टी जो सेट फाई हम लोगों ने जिसको बोला था ना, वो सभी का जो है सेट सबसेट होता है, ये ध्यान रखें। तो कोई भी सेट ऐसा नहीं होगा जिसका कोई भी सबसेट ना हो, फाई तो होगा ही। अब आपने देखिए ये देखा होगा कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सबसेट है, क्योंकि देखिए होल नंबर में एक एक्स्ट्रा है जीरो, 1 2 3 4 5 ये सारे तो हैं। इंटीजर में देखिए सारे जीरो से लेकर इंटीजर आते हैं, लेकिन इसके अंदर निगेटिव वाले भी आ जाते हैं। तो W इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो है वो सबसेट होता है रेशनल नंबर का, रेशनल जो होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का, और रियल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कई बार एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। तो इसका क्या मतलब है, अब मान लीजिए मेरे सेट में जो है 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो कितने सबसेट बन सकते हैं, एक तो 5 ही बन जाएगा, यानी कि हमने क्या किया, किसी को भी नहीं लिया। अब एक सेट की केवल 1 ले लिया, एक सेट की केवल 2 ले लिया, एक सेट की 3 ले लिया, फिर हम लोगों ने क्या किया, एक बार 1 और 2 ले लिया, फिर एक बार हम लोगों ने 1 और 3 ले लिया, एक बार हम लोगों ने 2 और 3 ले लिया, और एक बार हम लोगों ने सारे ले लिए 1 2 3। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही बोल रहे हैं कि आपको जिस भी सेट के सबसेट पता करने हैं, सबसे पहले आप उसकी कार्डिनैलिटी को पता करो। तो कार्डिनैलिटी यहाँ पर है 3। अब देखिए जब कार्डिनैलिटी 3 है तो आप n में जाके 3 रख दोगे, तो 2 की पावर 3, तो कितने सबसेट यहाँ होने चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हियर विल बी 8, तो 8 होंगे। तो ये फॉर्मूला काम कर जाता है जब आपको नंबर ऑफ सबसेट पता करने होते हैं। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट की। तो ऐसा सेट हमें डिफाइन करना होता है कि हमारे प्रॉब्लम में ना, हमें कोई प्रॉब्लम दी है और उसमें हमें बहुत सारे सेट्स को डिफाइन करना है, तो हमें क्या करना होगा कि एक ऐसा सेट बनाना होगा कि उस प्रॉब्लम के अंदर जो भी सेट बना है वो सारे के सारे सबसेट हो एक बहुत बड़े सेट के, तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। हालांकि कोई भी किसी से नहीं बोलता कि आप यूनिवर्सल सेट लिखो, ठीक है। तो जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसका जो पेरेंट सेट है, जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चन के अंदर सेट्स आ रहे हैं वो सब उसके सबसेट हैं, तो वो जो बड़ा वाला सेट है ना उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है 1 2 3, बी है 2 4 5 6, सी है 1 3 5 7। तो अब आपको अगर एक ऐसा सेट बनाना जिसका ये भी सबसेट हो, ये भी सबसेट हो, ये भी सबसेट हो, तो आप क्या करोगे, पहले तो 1 2 3 लिख दोगे, फिर आप कहोगे अच्छा इसमें क्या नहीं है जो आ गया बी के अंदर, तो 5 और 6, तो आपने वो 5 और 6 लिख दिया, ठीक है, 4 भी लिख दिया, फिर आपने देखा अच्छा ये 7। तो ये जो लिखा हम लोगों ने सेट यू, अब ये इन तीनों सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है और सी भी इसका सबसेट है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज पावर सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट्स होते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट होते हैं, उस सेट को पावर सेट कहा जाता है। तो इनमें से कुछ बातों को हो सकता है कि आप पहली बार में अभी जो है आपको लग रहा हो कि काफ़ी फास्ट है, तो मैं इनको समझ नहीं पाया हूँ, तो आगे अभी हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, तो होप्स हो कि ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। तो किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कार्डिनैलिटी कहलाता है। जैसे ए सेट दे दिया, अब कोई आपसे पूछा है कार्डिनैलिटी, तो आप इसको या तो ऐसे लिखो Na करके, तो आप लिखोगे भाई 3 है, या फिर आप ऐसा मॉड जैसा साइन लगा दो, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर 3। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू z, x स्क्वायर इज लेस दैन और इक्वल टू 16। तो अब ऐसा केस में देखिए किस प्रकार से लिखा गया है सेट। तो ये सेट जो है लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन अब जब कार्डिनैलिटी की जरूरत होगी तो आपको लिखना पड़ेगा ये सेट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर, तो फिर आप जान पाओगे। तो 16 के लिए जो x है दैट विल बी 4 -4, तो देखिए आया, फिर 3 -3 है ना, फिर जो है आप जो है 9, 2 का स्क्वायर इज 4। तो इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसको फॉलो करेंगे, सो दे विल बी हाउ मेनी 5, ठीक है। अब किसी का x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कार्डिनैलिटी बिकम्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो आई होप सो दिस इज क्लियर, है ना। तो आई थिंक इसमें और भी यहाँ पे गलती की है इन लोगों ने, 2 नहीं लिखा ना, -2 भी तो होना चाहिए था, फिर इन्होंने 1 नहीं लिखा, -1 भी लिखना चाहिए था और 1 भी लिखना चाहिए था। तो कार्डिनैलिटी of this set B is not 5, in fact it is 1 2 3 4
इधर भी 4 और एक 1 9 होना चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनैलिटी यहाँ पर 9 है। इक्वल सेट आई थिंक आप समझ ही गए, जैसे ए सेट बी सेट, ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इक्विवेलेंट ओनली यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हो इनको कि x इज दैट x इज अ वॉवल इन एजुकेशन, तो आपको इसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग अ सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बॉयज, तो आपको बताना क्या ये सेट है कि नहीं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 20, क्या ये अच्छे से वेल डिफाइंड है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली विल बी राइटिंग। और फिर एक क्वेश्चन आपको करना है कार्डिनैलिटी के बारे में। तो समरी हम लोगों ने क्या सीखा आज कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर हम लोगों ने कहा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो तरीके होते हैं सेट को लिखने के। फिर हमने समझा एम्प्टी सेट क्या होते हैं, सिंगलटन सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फिर कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब क्या है, और इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब है। तो और भी चीज़ें हम लोगों ने देखी, लाइक सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो ये सब हम आगे भी देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे, और हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे फॉर द प्रैक्टिस, तो हमारे साथ बने रहें। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाले गाइस। तो चलिए बाय, थैंक यू।